अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट जहाँज़ेब एलान.com से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए पाकिस्तान रियल एस्टेट शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी मशहूर शख्सियत, जनरल सेक्रेटरी हैं DHA लाहौर एसोसिएशन ऑल रियल्टर्स के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल रियल्टर्स फेडरेशन पाकिस्तान के मियां शाहिद महमूद साहब। हम इनसे जानेंगे आज इस सारे प्रोग्राम में, इस सारे सेशन में, कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपका, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शाहिद साहब, आप जैसा कि रियल एस्टेट सेक्टर से पिछले 15-20 सालों से वाबस्ता हैं, आप नाजरीन को ये बताइए कि इस सेक्टर में पिछले 10 सालों में इसने रियल एस्टेट सेक्टर ने पाकिस्तान को किस तरह से सपोर्ट किया और आगे कैसे हम लोग इसको चला सकते हैं फर्दर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मेरी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक आपके तवज्जुह से पहुँचेगी। कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंस 2002 से रियल एस्टेट में हूँ, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं और मेरी एक्सपर्टीज़ भी DHA से वाबस्ता हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को भी हमने डील किया है रियल एस्टेट के हवाले से, और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और उसके साथ साथ टैक्स के मामलात को बड़ी कुर्बत से देखा है। बड़ी इम्पोर्टेंट हाई ऑफिशियल्स के साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं टैक्सेशन के ऊपर, और हमारी बहुत सारी तजावीज़ ऐसी थी जो गवर्नमेंट को हमने दी और उस पर काम भी हुआ और उस पर काफ़ी हमें रिलीफ भी मिला। देखें, हमारे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो आई है उसने उस पोटेंशियल को सही मानों में उसको फोकस किया है और ना उससे भरपूर फ़ायदा उठाया है। आप देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। लाइक आप दुबई देख लें, दुबई की पूरी इकॉनमी एक वक्त में इन 2007, आप थोड़ा पीछे जाएं हिस्ट्री में, तो उसने तमाम तर पैसा जो है वो रियल एस्टेट से इकट्ठा किया। उसके बाद सिंगापुर की मिसाल है, उसके बाद इंडिया इटसेल्फ। अब करंटली अगर आप देखें तो टर्की बहुत बड़ी एग्जांपल है। जो रियल एस्टेट है वो एक ऐसा सेक्टर है कि आप पूरी दुनिया में उसको बेचें, आपकी मट्टी, आपका प्लॉट, आपकी रियल एस्टेट आपके मुल्क में ही रहनी है, वो कोई उठा कर नहीं लेकर जा सकता। उल्टा आपके पास उससे रेवेन्यू आता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, और वहाँ पर आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पैसा भेजते थे फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में, उसका बेशतर हिस्सा आपका रियल एस्टेट में आता था। और जब तक आप देखें 2005-06 जब 9/11 के बाद बहुत बड़ा एक बूम पाकिस्तान ने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में। आज भी वो बूम आ सकता है, आज भी ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको एक हीरो की नज़र से देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर और हमारा जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो डॉलर्स में और फॉरेन रेमिटेंस में पाकिस्तान अपनी करेंसी और अपनी सेविंग्स को भेजें, और यहाँ पर वो जब सेविंग्स आएंगी, आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो लामहला वो रियल एस्टेट सेक्टर में उसकी खपत होगी, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे कई फ़वाइद हासिल होंगे और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मीट करने में पाकिस्तान की इकॉनमी को मदद मिलेगी। जो दूसरी चीज़ आपसे पूछनी है वो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ अभी जो अमेनिटी स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें किस तरह से कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लेने चाहिए कि इसको भी सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, ताकि जैसे आपने बोला कि ये एक वो सेक्टर है जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी बाकी इंडस्ट्री डिपेंडेंट हैं, यानी कि रियल एस्टेट अगर नहीं चलेगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो बेसिक इंडस्ट्री, मदर इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट है, इसका चलना ज़्यादा ज़रूरी, इसके बारे में बताइएगा। जी, रियल एस्टेट सेक्टर को समझने की ज़रूरत है। असल में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रायोरिटी थी वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन थी,
और उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं। हमारी डेवलपर्स और बिल्डर्स की कुछ एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान में जिनको पहले निगलेक्ट किया गया, और वो समझते थे कि हमें चूँकि नेगलेक्ट किया गया तो हमारे लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन। जब आप वो रीसेल में जाते थे तो वहाँ उनको प्रॉब्लम आती थी, स्पेशली टैक्सेशन सिस्टम में। FBR ने जो उनके लिए टैक्स का निज़ाम वज़ा किया हुआ था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स के साथ आबाद और डिफरेंट जो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं उन्होंने हमेशा कोशिश की कि हमारे लिए आसानी पैदा की जाए। हम टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स से भागते नहीं हैं, हम हमारे लिए आसानी पैदा करें, हमारे लिए कोई फ़िक्स टैक्सेशन का निज़ाम वज़ा किया जाए। तो इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी उस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत ही अच्छा होता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसके साथ साथ रियल इस्टेट के नुमाइंदों को भी साथ बिठाकर, क्योंकि रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लाज़िम व मलज़ूम है, इनका चोली दामन का साथ है, बग़ैर प्लॉट लिए आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। चाहिए ये था कि ये अगर हमारे साथ भी कंसल्ट करते, हम इनको और ज़्यादा बेहतर तजावीज़ देते, तो ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है, रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इसको और 4 चांद लग जाते और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता और इसके ज़्यादा दूर रस नताइज निकलते और ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते थे। अगरचे इस बजट में रियल इस्टेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया, हम गवर्नमेंट की मजबूरियों को समझते हैं कि वो क्यों रियल इस्टेट सेक्टर को रिलीफ नहीं दे पा रहे। हम उनको ऐसी मस्बत तजावीज़ दे सकते हैं कि जिसमें FATF और IMF भी असरअंदाज ना हो और रियल इस्टेट सेक्टर भी चले। तो हमें बताइए, जैसे आम आदमी को रियल इस्टेट सेक्टर में फ़ायदा होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया, तो आम आदमी को हम किस तरह से ऐसी कौन से स्टेप्स हैं आपकी नज़र में जो लिए जाएं और जिसके बाद आम आदमी की एक्सेस में रियल इस्टेट आए, वो उसमें पैसा लगाए, बेशक थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगाए, बेशक उसकी जो पॉकेट मनी है या जो अर्निंग्स हैं, छोटी अर्निंग्स, वो उसमें पुल इन करे और वो फिर उसको ग्रो करे। देखें, इसमें आपके क्वेश्चन को मैं 2 पोर्शंस में ले लेता हूँ। नंबर 1, अगर आप हिस्ट्री में जाएं 2001 से लेकर 2005 तक, हर तरह के इंसान ने जो पाकिस्तान में रहता है, हर पाकिस्तानी ने तकरीबन इसमें बेनिफिट लिया है। उसका लेवल जो भी था, कोई 5 लाख से किसी ने काम किया, बैरिया की फ़ाइलें ख़रीदी, उसने भी प्रॉफिट गेन किया। किसी ने 5 करोड़ का, किसी ने 5 अरब रुपए की भी प्रॉपर्टी ली है। तो उसने उस दौर में हर इंसान ने, पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने इससे बेनिफिट ना लिया हो। उसके बाद एक डाउनफॉल का सिलसिला शुरू हुआ, फिर दोबारा एक ग्रोथ आई 2010 में जो कंटिन्यू किया बजट 2016 तक। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स की और अच्छी अर्निंग कमाई और प्रॉपर्टीज़ को रोटेट किया और उसमें ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रेड हुई। असल इशू ये है कि पाकिस्तान का एक आम आदमी आज भी बेनिफिट ले सकता है। उसकी क्राइटेरिया है, लोगों को समझ नहीं है। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग उससे परेशान होकर प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे आज आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, 6 महीने बाद आपको उसका लीगल नोटिस आ जाता है FBR की तरफ से। आप कानों को हाथ लगा लेते हैं कि भाई मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करनी। इसी तरह जो मुख्तलिफ इदारे हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बहुत सारे इदारे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, जो आपको NOC नहीं देते, आपके चक्कर लगवाते हैं। आप LDA में चले जाएं, आप मुख्तलिफ इदारों में DHA से बाहर निकलें तो जो सरकारी इदारे जितने भी हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए आम आदमी इसका फ़ायदा नहीं उठाता। तो गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेक रखने की ज़रूरत है। लोगों का एतमाद बढ़ेगा तो लोग इसमें पैसा लगाएंगे। जब तक लोगों का एतमाद नहीं बढ़ेगा, लोग इसमें पैसे नहीं लगाएंगे। पिछली गवर्नमेंट ने भी एक कानून इंट्रोड्यूस करवाया था रीरा के नाम से, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इस गवर्नमेंट ने भी उसको बजट में पास किया उस कानून को, लेकिन
बदकिस्मती से दोनों गवर्नमेंट्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस साल जब बजट आए तो वो इसको ना सिर्फ रीरा एक्ट को पास करें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के जहनों में इसके ऊपर एक खौफ है कि पता नहीं ये क्या है। मैं समझता हूँ, मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें इसकी अफादियत को बताया जाए, लोगों को पता चले कि इसकी क्या अफादियत है। अगर ये हमारे मुल्क में, ये पूरी मुल्क सब कॉन्टिनेंट में, दुबई में ये इम्प्लीमेंट है, इंडिया में इम्प्लीमेंट है, यूरोप में इम्प्लीमेंट है, अमेरिका जैसे और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में ये इम्प्लीमेंट है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ऐसे डेवलपर्स और ऐसे बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट हवा में बेचते हैं बग़ैर एनओसी के और बग़ैर लैंड के और बग़ैर किसी चीज़ के और लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर वो या तो भाग जाते हैं या प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो इससे लोग बच जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनकी अमाउंट सिक्योर होगी, उनका एक मैकेनिज़्म उनको मिलेगा, इदारे कोऑपरेटिव होंगे, जो तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं और तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो बायर की होगी, ना सिर्फ बायर की होगी बल्कि रियल एस्टेट एजेंट की भी होगी। तो ये दोनों लोग उस ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो जाएंगे, इन दोनों की सर्विसेज और इनका जो पैसा है वो महफूज हो जाएगा।